हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आधुनिक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी वेल नोन है, आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। सबसे पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है। विंडसर्फ ने इसकी खोज की थी। भारत का सिलिकॉन वैली कैसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। और वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये आप बताएंगे। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आईसी एआई एआईसी का फुल फॉर्म क्या है? आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी चिप होती है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर के एग्जाम, जब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में एब्रीविएशन वाले। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डब्ल्यू, ये तो आप सभी बहुत बार यूज़ भी करते होंगे, आपको पता भी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क जो वैन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है? तो VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर का अन्य नाम होता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, याद रखिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। इंटरनेट का यूज सबसे पहले किस कंट्री में हुआ था? तो अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर क्या किया गया था? इंटरनेट का सबसे पहले यूज किया गया था। कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनती है, तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनती है वो चिप कौन सी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यदि ये हायरार्की आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बंग भंग आंदोलन, ये 1905 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था जिसमें कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजित हो गई थी। फिर इसके बाद में 1916 में फिर से जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो पुनः ये एक साथ आए थे। फिर होम रूल लीग, होम रूल लीग का नाम आपने सुना होगा। होम मतलब खुद का घर, और रूल मतलब होता है शासन, मतलब हम अपने नियम कानून स्वयं ही बनाएंगे। तो इसमें दो नाम याद रखिएगा, एक नाम तो है एनी बेसेंट का, और दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लोग थे होम रूल लीग के लिए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जिसमें फिर से गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा, डेट 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जिस दिन जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर एक सभा चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग सभा में एकत्रित हुए थे, और फिर अचानक से जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के बमबारी शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई? हत्या हो गई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी, और ये हुआ था 1919 में, याद रखिएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कौन से सेशन में की थी? तो याद रखिएगा कि बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब ना करना और सहयोग मतलब असहयोग का मतलब होता है कि चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों लोग या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अंग्रेजों की हर एक कार्यों में असहयोग करने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। कब हुआ था याद रखिएगा इसकी डेट 1 अगस्त 1920। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। फिर चोरा चोरी हत्याकांड 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या हुई थी, डकैती की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें हर 10 वर्ष में साइमन कमीशन चेक करने के लिए आएगा कि किस तरीके से कार्य चल रहा है, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, तो उन सभी की निगरानी के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बारदौली सत्याग्रह तो 12 जून 1928 अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार पटेल जी ने की थी और सरदार पटेल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी तो उनके द्वारा सरदार पटेल जी को क्या की गई थी, उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि। जो सरदार पटेल जी के नाम के आगे सरदार लगता है तो लौह पुरुष, लौह पुरुष के रूप में भी कौन जाने जाते हैं, सरदार पटेल जाने जाते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930। ये 5 या 6 अप्रैल मिलता है 1930 तक। अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है तो दांडी यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करने के लिए आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। और इसमें ऑपरेशन जीरो आवर था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जब भी वो कोई आंदोलन करेंगे तो उनको अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा रहा था और जेलों में डाला जा रहा था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि करो या मरो, ये नारा किसने दिया था, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का था और महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1922 में भारतीयों के लिए बोला था। फिर पुलवामा अटैक, कभी कभी ये जो फेमस इंसिडेंट हुए हैं तो वो पुराने क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि 24 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। फिर कुछ नाम है, जैसे ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है, तो प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों का संगम क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। जो मुंबई बसा है वो 7 टापुओं पे बसा है और अगर पर्टिकुलर द्वीप पूछा जाए तो सालसेट द्वीप, सालसेट है ये, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है। बुनकरों का शहर कौन सा कहलाता है, पानीपत हरियाणा। अंतरिक्ष का शहर कौन सा है, तो अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु या बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक नगर भी यही कहलाता है, बेंगलोर। पूर्व का वेनिस कोच्चि को बोलते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। गुलाबी नगर जयपुर है। ये पढ़ लीजिएगा आप, ये सब तो खैर आप सभी से बनता भी होगा। फिर ट्विटर बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया था। कितने डॉलर में खरीदा था, तो 44 अरब डॉलर में खरीदा था। बहुत चर्चा में रहा था ट्विटर और एलॉन मस्क, तो ये आपको याद रखना है। पहले उन्होंने खरीदा और फिर बाद में बोला कि वो क्या कर देंगे, ट्विटर को, मतलब उनको नहीं खरीदना चाह रहे थे ट्विटर को, तो काफ़ी चर्चा में रहा। और ट्विटर के जो सीईओ थे वो कौन थे, पहले कौन थे, पराग अग्रवाल थे, तो उनको भी उस पद से हटाया गया था। फिर बीसीसीआई ने जो स्त्री और पुरुष हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको समान वेतन देने की पहल शुरू की है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले ऐसी शुरुआत की थी कि चाहे मेल प्लेयर हो या फीमेल प्लेयर हो, दोनों को क्या किया जाएगा, सेम फीस दी जाएगी खेलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी एक इक्वलिटी को लेकर पहल है। जो बीसीसीआई है इसके सचिव कौन है, तो जय शाह हैं। और बीसीसीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी हैं। अभी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको याद रखिएगा। फिर सॉल्ट और जैम के बारे में, तो जो सेल कंपनी है, सेल कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और जेएम का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। तो इस तरीके से जो कंपनी है, महारत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ साइंस के फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो HIV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एमिनो वायरस। HIV जो होता है, एड्स का जो वाहक है वो क्या है? HIV है। और याद रखिएगा कि इसके लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ALI ऐसे होता है ये, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट ऐसे। याद रखिएगा इसको। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में यूज़ किया जाता है? तो जो पौधे का पुंकेसर होता है इसे केसर के रूप में यूज़ करते हैं। मटर पौधा क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मटर क्या है? एक शाक है। फिर शक्कर गन्ने के अलावा अन्य किस फसल से प्राप्त की जा सकती है? तो चुकंदर से भी शक्कर का निर्माण होता है। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, फल, ये सब किस जलवायु से जुड़े होते हैं? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होते हैं वहाँ पर ये होते हैं। किस खाद्यान्न में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? तो मक्का में होता है, याद रखिएगा। एक मनुष्य को कितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है? जो नमक होता है, तो याद रखिएगा 80 ग्राम पर डे। खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 8% जो होता है वो ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है। और ब्लड में हम जैसे लिखते हैं ना हीमोग्लोबिन, तो जो ये ग्लोबिन है तो ये क्या है? एक प्रोटीन ही है। याद रखिएगा, हीम प्लस ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बनता है। और इसमें कौन सा आयन होता है? F2+ आयन होता है। रासायनिक रूप से इंसुलेट क्या होते हैं? तो जो इंसुलेट होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो लिवर में इकट्ठा होता है, इसको भी याद रखिएगा। ट्रोकोमा रोग किससे रिलेटेड है? तो ट्रोकोमा आँख से संबंधित बीमारी है जो कि एक वायरल डिसीज है। याद रखिएगा इसको। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उनको कौन सा रोग हो जाता है? उनको रिकेट्स रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा जो रिसोर्स है तो वो कौन सा है? वो सनलाइट ही है। जो सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। पीतल का निर्माण, तो कॉपर प्लस जिंक से पीतल बनता है, ये भी याद रखिएगा। कांच प्रवृत्त प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो रेशे के कांच का उपयोग किया जाता है। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों की उपस्थिति में क्या हो सकती है? लोहे में संक्षारण हो सकता है, जंग लग सकती है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? 75% होता है। और जो सबसे शुद्ध सोना माना जाता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारिजिया में घुल जाता है। एक्वारिजिया में क्या क्या होता है? HCl होता है और HNO3 होता है। सामान्य सीमेंट किसका मिश्रण होती है? तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, खासकर SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट के द्वारा क्या बनता है? सीमेंट बनता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध बनाया जाता है? तो जो आसवन की विधि होती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समुद्री जल को प्योर कर सकते हैं, उसकी जो सैलिनिटी है उसको हटा के। BOD क्या होता है? BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD का मान क्या बताता है? तो जो भी जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में जो प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा को क्या बताता है? BOD बताता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कैसे मापते हैं? तो आर्द्रता के रूप में मापते हैं। अग्निशामक आपने देखा होगा, इस तरीके से रेड कलर के सिलेंडर होते हैं जो क्या होते हैं? अग्निशामक यंत्र होते हैं। और उनके अंदर कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है CO2 का, आग को बुझाने में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा। ये कहाँ स्थित है? ये जापान में स्थित है। और जापान पर किसने परमाणु बम गिराया था? तो USA ने गिराया था, ये भी याद रखिएगा।
क्या आप बता सकते हैं कि ये घटना कब हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये है नाभिकीय संलयन। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन और एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। तो संलयन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बड़ी चीज़ का बनना। तो जो हाइड्रोजन बम होते हैं, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वो नाभिकीय संलयन से बनते हैं। और जो सन में सबसे ज़्यादा एनर्जी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। बड़े नगरों एवं शहरों में वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वो निलंबित कण होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सस्पेंशन पार्टिकल कहा जाता है। आपने सुना होगा PM 2.5, PM2। तो ये क्या होते हैं? ये PM का मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, यहाँ के PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुनीकरण मतलब जिसके द्वारा साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। फिर कुछ फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ठंडे के दिन या फिर शीतलन में हैंडपंप का पानी गर्म होने का क्या कारण होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह सुबह हैंडपंप चलाते हैं और उसमें से गर्म गर्म पानी निकलता है? तो ये कोई मैजिक तो है नहीं कि आपको ठंडी लग रही इसलिए आपको गर्म पानी ऑटोमेटिकली आ रहा है। एक्चुअली इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि पृथ्वी का तापमान जो होता है वो एटमॉस्फेयर के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। यही कारण है कि चाहे ठंडी हो लेकिन आपको जो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो कैसा निकलेगा? वो गर्म निकलेगा। काले कपड़े के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा अधिक ठंडा होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गर्मी आती है तो लोग वाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं और ठंडी में ब्लैक कलर। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न ही है, क्योंकि काले कपड़े के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब अधिक करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर टेनिस गेंद बॉल के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या होता है? तो ये डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी का फैक्टर है कि कम डेंसिटी होने के कारण ऊंची चोटियों पर क्या होता है? समतल स्थान की अपेक्षा वो अधिक ऊंचाई पर उछलती है। सोलर सिस्टम का अनुपात क्या है? तो ये 99.86 है। ये छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मायोपिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मायोपिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष या इसी को बोला जाता है समीप दृष्टि दोष, तो उसके लिए मायोपिया का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये तो नरेंद्र कपानी की कंपनी है, उन्होंने क्या किया? नरेंद्र कपानी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। फिर वाहनों के दीपों में किस प्रकार के, मतलब जो व्हीकल होते हैं उनमें मिरर जो यूज़ किया जाता है तो वो परवलयाकार दर्पण यूज़ किया जाता है। लैम्बर्ट नियम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये प्रदीप्ति से जुड़ा हुआ है। पवन की गति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायु की गति होती है वो कैसे मापते हैं? तो वो एनीमोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। रॉकेट की गति पर कौन सा नियम लागू होता है? तो जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो रॉकेट की गति पर लागू होता है। बिजली का बल्ब किससे अर्जित, मतलब जो बिजली का बल्ब होता है वो प्रकाश किससे अर्जित करता है? तो शक्ति और वोल्टेटा, याद रखिएगा। फिर सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर सौर कोशिकाएं काम करती हैं। फिर कुछ या वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपके MPPSC के मेंस में है, तो आपके जो सारे SSC वगैरह के एग्ज़ाम में इतना अधिक नहीं पूछी जाती है, आपको जनरल पता होना चाहिए। फिर आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित जो भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया था उसके चेयरमैन कौन थे? तो W हंटर। आपने हंटर कमेटी का भी नाम सुना होगा। तो जो W हंटर थे वो भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन थे। जेम्स अगस्त हिक्की, ये नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में। इन्हें भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन प्रेस, जो भारतीय प्रेस के पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं जेम्स अगस्त हिक्की, इनका नाम याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो यहाँ पर अंग्रेज नहीं, यहाँ पर कांग्रेस होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या किया गया था? पास किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था।
दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939, जो कब तक चला था? 45 तक चला था। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बहुत सारी बुक्स भी है, जैसे ड्रैन बेल थ्योरी दी थी इन्होंने, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए थे। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो भारत का धन है वो कहाँ जा रहा है? वो इंग्लैंड जा रहा है। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। 1960 में सूरत 1907 होगा ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। अफगानिस्तान में किस साल में राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था? तो 1965 में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब मंजूरी मिली थी? तो 18 जुलाई 1904 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी मिली थी। याद रखिएगा, जो आपने सुना होगा फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी, तो ये नीति कौन लेकर आई थी? लॉर्ड एलन बिरो लेके आए थे। और ये किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति लेके आए थे? लॉर्ड एलन बिरो। इनका नाम याद रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक की किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। और इनको कौन सी उपाधि मिली थी? तो लोकमान्य की उपाधि मिली थी। झंडा सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर फेमस हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1917 में की थी। और ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वह कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आंसर सरोजनी नायडू आएगा। महार सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नाम तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। कब होती है इनकी जयंती? तो 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है। और इनका जो देहांत हुआ था, तो जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कब रहता है? 6 दिसंबर 1956 को। और इस बार 2022 में डॉक्टर अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो 66वां मनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड फैक्ट कि इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? तो मूक नायक, जातियों का अंत, बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। और इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इनके बारे में यदि कंटिन्यू मैं 1 घंटा भी बोलती जाऊंगी ना तो कम है, इतने महान पुरुष रहे हैं। इन्होंने भेदभाव को कम करने के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं, जो आज भी जो ST SC के लिए इतना सारा सीटों का रिजर्वेशन और जो भी आरक्षण मिला है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अभूतपूर्व भूमिका रही है। तो एक मैं सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि ये MPPSC के इथिक्स पेपर 4 में भी पॉलिटिकल थिंकर के रूप में दिए गए हैं। फिर मध्यकाल के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि विजयनगर कला का जो उत्कृष्ट नमूना है वो आपको कहाँ देखने मिलेगा? हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अष्टप्रधान किस प्रशासन के अंग थे? तो मराठा के शासन में, शिवाजी के शासनकाल में कौन थे? अष्टप्रधान थे, याद रखिएगा। नादिर मोहम्मद शाह के भारत आक्रमण के दौरान कौन सा मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय पर कौन सा मुगल शासक था? तो नादिर शाह था, याद रखिएगा। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। हिस्ट्री में अगर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नाम किसी का लगता है तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक।
इस व्यक्ति ने इतने सारे अच्छे काम किए, लेकिन वो बोला जाता है ना कि जब आपका समय सही नहीं होता तो कुछ भी सही नहीं होता। उसका अगर कोई बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सारे कराचल अभियान चलाया, दो आप टैक्स में वृद्धि की, और भी अनेकों कार्य किए, लेकिन समय के विपरीत क्या हुई, योजनाएं विफल होती गई। फिर जहांगीर महल किस किले में स्थित है, तो जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। अकबर एक महान शासक, द ग्रेट अकबर क्यों कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप बताइए कि अकबर के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें पॉजिटिव अप्रोच में याद किया जाता है अकबर को। चर्या पद किसकी, ये छोड़ दीजिए। फिर गजनबी के महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी ये बहुत लंबी श्रृंखला है, फिर तो मैराथन ही क्लास हो जाएगी, तो हम इसको एक और लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप इतना पढ़ लीजिए पहले, और अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें समावेश किया गया है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।